Hello dear students, once again welcome you all to the Bishop Academy online classes. Today we understand about the business for class 11th and first chapter and first part. This chapter name is the nature and purpose of a business. जैसा कि आपको पहले बताया गया था सिलेबस में कि हम पहले जो पार्ट में हैं उसमें पहला चैप्टर हमारा नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस होगा। तो इसमें फिलहाल इस चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये फिलहाल जो कंटेंट मैंने उठाए आपके बुक से उठाए हैं, ज़्यादा कुछ इधर उधर से नहीं है, ताकि आप इसको अच्छे से रिलेट कर सकें अपने बुक्स के साथ और अपने नोट्स को भी प्रिपेयर कर सकें। तो हम जब इसको पढ़ेंगे तो पढ़ने के साथ साथ हम किन चीज़ों को समझ पाएंगे, उसमें पहला हमारा कंटेंट आता है हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। पहले तो हम ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में समझ पाएंगे कि उसकी हिस्ट्री क्या है। देन आफ्टर इंट्रोडक्शन, जिसमें हम मीनिंग ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, देन आफ्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज उसके मीनिंग्स एंड टाइप्स के बारे में समझ पाएंगे। देन डिफरेंस बिटवीन द बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, अलग अलग कंटेंट है, ये बहुत अच्छे कंटेंट है जो हमेशा कंफ्यूजन को जनरेट करते हैं, तो इनके बारे में हम समझ पाएंगे, इनके डिफरेंसेस को समझ पाएंगे। देन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के मीनिंग्स एंड उसके टाइप्स के बारे में, फिर डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो कि बहुत अच्छा कंटेंट है, बहुत आसान भी है, इसके बारे में समझ पाएंगे। फिर कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस जो होता है उसको, एंड आफ्टर दैट ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, उसमें इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इसका क्या होता है, सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, उसको समझेंगे। साथ ही साथ बिजनेस में जो प्रॉफिट का रोल होता है, रोल ऑफ प्रॉफिट, इसको भी जानना हमारे लिए जरूरी होता है कि प्रॉफिट के होने से हमको क्या क्या फायदा होता है। देन क्लासिफिकेशन ऑफ अ बिजनेस एक्टिविटीज, वो इंडस्ट्री कॉमर्स के थ्रू समझेंगे और उसके बाद इंडस्ट्री कॉमर्स की मीनिंग्स और उनके टाइप्स के बारे में हम समझेंगे। तो ये वो कंटेंट है जिसको पहले चैप्टर को पढ़ने के बाद हम समझ पाएंगे। तो फिलहाल आज हम सभी चैप्टर्स, सारे कंटेंट को तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हमारा आज का टॉपिक क्या होगा, हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, यानी कि कॉमर्स और ट्रेड की हिस्ट्री क्या है उसको समझेंगे। तो फिलहाल हम मटेरियल उठाते हैं आपके पास से ही। इंट्रोडक्शन की बात करें तो जैसे अगर देखा जाए तो हमने क्या किया, चैप्टर्स को या बुक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक हमारा है जो पार्ट 1 है वो बिजनेस के कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग है, और दूसरा जो हमारा है वो किससे रिगार्डिंग है, जी हाँ, फाइनेंस के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे कहता है चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। ये चैप्टर भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। सेक्शन 1 डील विद द हिस्ट्री ऑफ ट्रेड। जो सेक्शन 1 है उसमें हमने किसको समझना है, इसमें हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री और ट्रेड जो होते हैं उनको डील करने का काम किया गया, बताया गया है। एंड द कॉमर्स एंड एंशिएंट इंडियन, जो एंशिएंट इंडिया की सिचुएशंस थी कॉमर्स को लेके या बिजनेस को लेके, उसके बारे में सेकंड फेज में बताने का, सेकंड सेक्शन में बताने का काम किया गया, जिसमें हम इसके साथ साथ कॉन्सेप्ट, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस को भी समझेंगे। तो फिलहाल जब हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स की, तो इसमें है क्या, तो लैंग्वेज के थ्रू ही चलते हैं, फिर हम आपको समझाएंगे। नॉर्मली इंडिया हैज द हिमालय इन नॉर्थ, बॉर्डर्स बाय द वाटर इन साउथ। अगर देखें तो इंडिया के नॉर्थ में हिमालय है और साउथ में क्या है, वाटर है, जैसा कि आपको ज्योग्राफिकल सिचुएशन इसकी पता है। इंडिया गॉट द कनेक्टेड टू द एडजॉइनिंग द फॉरेन कंट्रीज थ्रू द नेटवर्क ऑफ रोड लीडिंग टू स्किल्ड रोड्स। इंडिया उस समय एंशिएंट टाइम में क्या था, फॉरेन जो कंट्रीज थे उनके साथ कनेक्टेड था, किसके थ्रू, रोड नेटवर्क के थ्रू, जिसको स्किल रूट के, सॉरी सिल्क रूट के नाम से जाना था। आपको ही पता, चाइना ने भी सिल्क रूट को स्टैब्लिश करने का काम किया था और इंडिया का भी था। तो इसकी वजह से इन लोगों ने क्या किया था, 10th सेंचुरी में चाइना और इंडिया की इकोनॉमी बहुत अच्छी थी, इन लोगों ने किया क्या था, अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड वाइड एक्सप्लोइट करने का काम किया था अपने, जी हाँ, बिजनेस के माध्यम से। अब यहां पे क्या था, द मैरीटाइम रूट्स लिंक्ड द कास्ट and waste by the sea and where the use of a trade of species known as a spice routes या spice routes, sorry spice routes। कहता है कि अगर हम बात करते हैं मैरीन टाइम की, यानी कि मरीन के बेसिस पे, या फिर यूँ कह लीजिए जो हमारे सीवेज हैं उनके बेसिस पे अगर देखें, तो मैरीटाइम के बेसिस पे अगर देखें तो जो लिंक था इंडिया का बाकी कंट्रीज के साथ, वो ईस्ट और वेस्ट के बेसिस, सी साइड से था, यानी कि एक तरफ अरेबियन सी, दूसरा बे ऑफ बंगाल के माध्यम से। जहां पे ये क्या करते थे, ज्यादातर हमारे जो स्पीसीज थे, अलग अलग स्पाइसेस वगैरह जो थे, स्पीसीज एंड स्पाइसेस दोनों चीजों की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे इनको फॉरवर्ड किया था, जिसकी वजह से इंडिया के स्पाइसेस दुनिया भर में काफी फेमस हुए और इसको स्पीसीज रूट्स के नाम से या फिर स्पाइसेस रूट्स के नाम से भी इसको जाना जाता था। फिर द प्रोग्राम ऑफ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेड इन एंशिएंट इंडिया डेवलप्ड ड्यू टू द फ्लो ऑफ वेल्थ
थ्रू दीज रूट्स। अब जो प्रोग्राम था इसका इंटरनेशनल लेवल की मार्केटिंग का, इंडियन एंशिएंट इंडिया की जो बात करें तो उसमें जो डेवलप था, काफी डेवलप था, किसके कारण से? ड्यू टू द फ्लो ऑफ वेल्थ थ्रू दीज रूट्स, मेनी ट्रेड सेंटर्स एंड द इंडस्ट्रियल बेल्ट्स ऑल्सो स्टार्टेड। और बहुत सारे ट्रेड सेंटर और इंडस्ट्रियल बेल्ट्स इसके थ्रू स्टार्ट हुए थे। हम आगे बढ़ते हैं। कहता है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हैव द शोन्स दैट द ट्रेड एंड द कॉमर्स वाज द बेस्ट ऑफ द इकोनॉमी of ancient Indian. The trade was the mainly carried by all by water and land supply। देखिए तो एंशिएंट इकोनॉमी में ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत तेजी से डेवलप कर रहा था, और जो ट्रेड का कंडीशन रहा ज़्यादातर इंडिया का वो वाटर एंड लैंड्स रूट के थ्रू ही था। द सिविलाइजेशन लाइक हड़प्पा and Mohenjo-daro has established the commercial connections with the Mesopotamia and trade in gold। जो सिविलाइजेशन हमारे यहाँ की थी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इनका जो लिंकअप था मेसोपोटामिया और मेसोपोटामिया के साथ, वो जो खासों से डील करते थे, ये गोल्ड में ट्रेड करने का काम करते थे। और ये भी कहता है द सिल्वर, कॉपर एंड द कलर जेमस्टोन्स, जो कलरफुल जेमस्टोन्स होते हैं, जो प्रीशियस जेम्स होते हैं, उनके थ्रू इनकी डीलिंग्स होती थी, सिल्वर में, कॉपर में, गोल्ड में और तमाम तरह के जो प्रीशियस स्टोन्स वगैरह होते थे उसमें। दिस पीरियड वाज द मेक्ड बाय द सस्टेनेबल कॉमर्शियल एक्टिविटीज बाय द अर्बन्स डेवलपमेंट। और इस पीरियड को कॉमर्शियल एक्टिविटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता था, जो अर्बन डेवलपमेंट्स के कंडीशन थी, यानी कि अरेबियंस भी डेवलप्ड हुए इसमें, और हमारा जो अपना भी कॉमर्शियल एक्टिविटीज थी वो ज़्यादा डेवलप्ड हुई। देन अगर बात, देयर आर द सम ट्रेड regulation, different type of the coins and weighing practices. Later on, the some commons acceptable weight and measuring the developed। कहता है कि इसमें कुछ ऐसे रहे कि कुछ measuring conceptions आए जो वेट वगैरह को मेंटेन करने का काम, कुछ क्वाइंस आई जो आगे चल के इसको क्या किया और भी डेवलप किया गया और उसको अडॉप्ट करने का काम किया गया था। अब इग्नियस बैंकिंग सिस्टम की अगर बात करें तो इसमें बैंकिंग सिस्टम भी बहुत सारी आई, जिसमें हमने देखा कि फंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है किसी बिजनेस को एस्टैब्लिश करने के लिए। तो उसमें कहता है विद द प्रोग्रेस ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट टुक प्लेस। जैसे जैसे हमारी इकोनॉमिकल लाइफ प्रोग्रेस होती है, कुछ डेवलपमेंट्स ने जगह लिया, जैसे मेटल क्वाइंस बिकम द कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मेटल क्वाइंस क्या हो गया? कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया, नॉर्मली लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे। देन द डॉक्यूमेंट्स सच एज द हुंडीज एंड चीटीज वर द यूज फॉर द बाइंग एंड सेलिंग ऑन क्रेडिट। उधार में खरीदने और बेचने के लिए हुंडीज और चीटीज का जो डॉक्यूमेंट्स होता है, पेपर वर्क होता था, इसको लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे। देन आफ्टर हम बात करते हैं हुंडीज बिकम अ वेरी पॉपुलर, हुंडी ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर हुई। तब कहता था हुंडीज इन्वॉल्व्स अ कॉन्ट्रैक्ट। हुंडी क्या होता था? एक कॉन्ट्रैक्ट को जनरेट करने का काम करता था, एक बाउंडेशन क्रिएट करता था परचेजर और सेलर्स के बीच में। नॉर्मली कहता था वारंटी ऑफ अ पेमेंट ऑफ मनी। ये एक वारंटी होती थी कि भाई जो हमसे उधार में लेके जा रहा है वो हमें पेमेंट करेगा ही करेगा। एंड इट्स इंडिकेट एंड अनकंडीशनल प्रॉमिस, और ये बिना किसी कंडीशन के प्रॉमिस को इंडिकेट करने का काम करता है, यानी अनकंडीशनल प्रॉमिस की बात करता है ये। इसमें जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है या जो भी कंडीशन होती है, सॉरी मतलब ये के लिए जो भी ज़रूरतें होती हैं वो कोई बंदा हमें पूरा कर देता है या कोई बिजनेस ऑनर पूरा कर देता, बाद में वो हमें क्या करते, हम उसको पेमेंट करने का काम कर देते बिना किसी कंडीशन पे। देन कहता है कुड बी ट्रांसफर्ड थ्रू द वैलिड नेगोशिएशन। और इसको ट्रांसफर भी कैसे, यानी कि हम पेमेंट, मान लीजिए हमें किसी को पेमेंट करना है, हाँ वो कह रहा नहीं हमें पेमेंट ना करके किसी और को पेमेंट कर दो, हुंडी तुम्हारी उसके पास है, तो हम जाके उसको पेमेंट करके आसानी से अपनी डीलिंग्स को मेंटेन कर सकते थे। यहाँ पे अगर देखें तो अलग अलग जगहों पे जो फंक्शन नहीं है हुंडीज की, क्लासिफिकेशन और नाम जो रहा है वो अलग अलग मर्चेंट ने अलग अलग तरीके से देखा इसको। धनी जोग की बात करें तो दर्शनी के नाम से इसको यूज किया जाता था। देन इसके बाद अगर बात करें शाह जोग, वो भी दर्शनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। फरमन जोग की बात करें, फिर देखन हर की बात करें, धनी जोग की बात करें, फरमन, ये कुछ जगहों पे हुंडी के रूप में तो कुछ जगहों पे दर्शनी के रूप में इसको यूज करने का काम किया गया था। देन अगर बात करें डेवलपमेंट ऑफ इग्नियस बैंकिंग सिस्टम, तो नॉर्मली अगर देखें तो उस समय जो बैंकिंग सिस्टम उस समय डेवलप्ड हुआ, कैसे हुआ, क्या रहा? कहता पीपल बिगन डिपॉजिट द प्रीसियस मेटल विद द लीडिंग्स इंस्टीट्यूशंस एक्टिंग एज अ बैंकर। तो जो उस समय के लीडिंग इंस्टीट्यूशंस, जो एक अच्छे ग्रुप्स होते थे, उनको क्या करते थे, जो लोग होते थे वो अपने प्रीसियस
मेटल्स को क्या करते थे, उनके पास डिपॉजिट करने का काम करते थे। जैसे वो लोग क्या होते थे, या तो बैंकर होते थे या फिर सेठ महाजन लोग होते थे, जिनके पास लोग अपने धन को रखने का काम करते थे। दीज बैंकर्स एंड द सेठ बिकम्स द इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ सप्लाई मनी फॉर द प्रोड्यूसिंग मोर गुड्स। अब ये जो लोग होते थे, जो बैंकर्स होता था या फिर ये कह लीजिए जो सेठ होता था, वो क्या था, एक बैंकिंग सिस्टम का रोल प्ले करते थे। ये लोग क्या करते, फंड्स को सर्कुलेट करने का, पैसे को क्रेडिट पे देने का काम करते थे और पैसे को डिपॉजिट भी करने का काम करते थे। और ये लोग जो फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती थी बिजनेस की, उसको पूरा करने का काम करते थे। देन आफ्टर बात करते हैं इग्नियस बैंक्स प्लेड अ स्पेशल रोल इन लीडिंग मनी एंड द फाइनेंसिंग द डोमेस्टिक ट्रेड। तो ये बड़े अच्छे रहे, जो भी बैंकिंग सिस्टम थी, ये क्या करते, बहुत ही स्पेशल रोल प्ले करके, क्योंकि हमें पता है बेटा कि बिजनेस को जब करना है तो फाइनेंस की जरूरत हमें पड़ती है, और पैसे नहीं होंगे तो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हमने मान लिया पैसे लगा के बिजनेस स्टार्ट कर लिया, लेकिन कई बार ऐसी होती है कि हमें और पैसे की जरूरत होती है, तो वो और पैसे हमारे पास नहीं होते तो हम बिजनेस से बेनिफिट को मेंटेन नहीं कर पाते। लेकिन अगर वो पैसे मिल जाते हैं तो प्रॉफिट हमारा ज़्यादा हो जाता है। तो वो पैसे आते कहाँ से, वो कहीं ना कहीं बैंकिंग सिस्टम से हमारे पास आज के टाइम में आते हैं। तो उस समय इंसेंट टाइम में क्या होता है, जो बैंकर्स का जो बैंक से, चाहे बैंक हो या फिर सेठ वगैरह लोग हो, ये लोग क्या करते हैं, इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने का काम करते थे। इसके साथ साथ देखिए तो कहता, ड्यू टू द फेवरल क्लाइमेट्स कंडीशन द पीपल ऑफ इंडिया वाज एबल टू रेज 2 or 3 क्रॉप्स इन ईयर। देखिए थोड़ी से इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम भी थी, प्रोडक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू पे देखें तो हमारे पास जो क्लाइमेट की कंडीशन थी वो बहुत फेवरेबल ना होने की वजह से, क्योंकि हमारे पास सिस्टम भी नहीं था कि हम अपनी जरूरत के हिसाब से क्लाइमेट को चेंज कर सके। नॉट अ क्लाइमेट मतलब रिक्वायरमेंट को पूरी कर सके जो हमारे प्रोडक्टिविटी के लिए जरूरी होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइमेट हमारे फेवर में ना होने और जो कहते हैं सोर्सेज हमारे पास अच्छे ना होने की वजह से हम अधिक से अधिक 1 या 2 प्रोडक्ट ही प्रोड्यूस कर पाते थे इन अ ईयर। बट ये भी कहता है कि इन एडिशन टू एग्रीकल्चर द रिस्टोरिंग्स टू वेइंग्स, डाइंग्स, फैब्रिक्स, मेकिंग द क्ले पॉट्स, स्पेक्युलेटेड कॉटेज इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशंस, दे आर एबल टू जनरेट द सरप्लस फॉर इन्वेस्टमेंट। तो अब भी देखा जाए तो ये जो इंडस्ट्री थी जो अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए हम प्रोड्यूस नहीं करते, जैसे वीट एंड राइस की अगर बात करें तो वो सेल्फ कंजप्शन के पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर इन चीज़ों की बात करें तो ये ज़्यादातर क्या थे, कॉमर्शलाइज पर्पज पे थे, जो कि हमको बेहतर बेनिफिट दे पाते थे। फिर डेवलपमेंट, नेक्स्ट 6 पॉइंट की बात करें, डेवलपमेंट ऑफ द कारखानास या वर्कशॉप की बात करें तो उसके बाद वर्कशॉप को डेवलप किया गया। देन कहता था हियर द स्किल्ड आर्टिशियन वर्कड, ऐसे लोग जिनके पास स्किल होती थी, कौशल, और या फिर जिनके पास कुछ काम करने की कैपेबिलिटी होती थी, वो लोग काम करते थे। एंड कन्वर्टेड द रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश गुड्स, और वो क्या करते थे, जो रॉ मटेरियल उनके पास होता था उनको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का काम करते थे। एंड फाइनली यही होता था कि फैमिली बेस्ड एंटिसिपेट्स द सिस्टम वॉज द प्रिस्क्राइब। और फैमिली क्या करती थी, ये जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती थी वो फैमिली बेस्ड होती थी, यानी कि परिवार के लिए होता था या हाउस होल्ड्स के लिए होता था, जो सोसाइटी में जो लोग रहते थे उनके लिए होता था, सो दैट देयर आर्ट एंड स्किल कुड बी ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट जनरेशन। और इसके साथ साथ क्या होता था कि ये जो वर्क होता था, स्किलफुल वर्क जो था वो फैमिली बेस्ड होती थी, यानी परिवार में लोग काम करते थे, इसको सभी मिल के काम करते थे। प्रोडक्ट भी फैमिली बेस्ड होती थी और जो स्किल होता वो फैमिली बेस्ड होती थी। प्रोडक्ट फैमिली बेस्ड मतलब परिवारों के लिए या घरों के लिए ज़्यादातर प्रोडक्ट बनाते थे, ठीक है। और फैमिली बेस्ड होने का मतलब जो बनाने वाला होता था वो जनरेशन टू जनरेशन अपने स्किल को डेवलप्ड करता रहता था, ठीक है। जैसे एक कारपेंटर है, उसने अपने बच्चे को कारपेंटर्स का वर्क सिखा दिया। पॉट मेकर है, वो उसने अपने बच्चे को पॉट मेकर का काम सिखा दिया। जो जिस काम को करता था उसी काम को अपनी जनरेशन में ट्रांसफर कर देता था। अब हम बात करते हैं रेज ऑफ इंटरमीडिएटरीज। इंटरमीडिएटरीज की बात करें तो जो बिचौलिए आते हैं, बीच वाले लोग आते हैं, वो कौन कौन से हैं। तो इंटरमीडिएटरीज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रमोशन ऑफ अ ट्रेड। भाई सही बात है, इंटरमीडिएटरीज क्या करती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी ट्रेड के प्रमोशन में। उसमें पहला कहता है कमीशन एजेंट, ब्रोकर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स फॉर द होल सेल एंड रिटेल ट्रेड्स। अगर देखें तो कमीशन एजेंट हमारे पास होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, ठीक है। ऐसे लोग होते हैं जो होलसेल का ट्रेड और रिटेल का वर्क करते हैं, जो प्रोडक्ट को अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसमें कहता था दे हेल्प इन एक्सपेंडिंग ट्रेड। ये लोग क्या करते हैं, बिजनेस को एक्सपेंड करने का काम करते हैं, ट्रेड को एक्सपेंड करने, एंड ब्रॉड इन ह्यूज अमाउंट ऑफ सिल्वर
billions into Asia and large share was in India. अगर देखें तो इन लोगों ने करना क्या था कि जो भी इनके पास प्रोडक्टिविटी थी उसको एक सिस्टम में, जैसे मान लीजिए कमीशन एजेंट होता है, पहले इसको प्रोडक्ट देता है मैन्युफैक्चरर, फिर क्या करता है वो ब्रोकर को देता है, ब्रोकर क्या करता है होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, और डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है रिटेलर को देता है। एक ये पूरी तरीके से एक चेन चलती है, इसे डिस्ट्रीब्यूशन चेन कहते हैं। तो इनकी वजह से, इनके काम करने की वजह से क्या होता है, जो ट्रेड होता है, बिजनेस होता है, वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंड करता है, बड़ा होता है। और जब बड़ा होता है तो क्या होता है, बहुत बड़े अमाउंट में बेनिफिट्स को कमाने का काम मौका मिलता है। और उस समय एंशिएंट टाइम में क्या था, द ब्रॉट इन ह्यूज अमाउंट ऑफ अ सिल्वर बिलियन इनटू एशिया एंड लार्ज शेयर वाज इन इंडिया। मतलब एशिया से बहुत बड़ा, कुछ हमारे पास से जाते थे तो बहुत बड़ा अमाउंट हमारे इंडिया में भी आता था। देन हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ जगत सेठ। अब जगत सेठ क्या, अभी मैंने सेठ की बात की थी, बैंकर्स के रूप में, फाइनेंस प्रोवाइड करने वाले के रूप में हमने देखा था इनको। तो कहता इंस्टीट्यूशन ऑफ जगत सेठ वाज आल्सो प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। मुगल पीरियड में जगत सेठ ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। एंड डेज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, और ईस्ट इंडिया की कंपनी के टाइम में भी जो जगत सेठ थे उनका जो अपना इंस्टीट्यूशन था उसने अच्छा रोल प्ले किया, खासतौर से इंडस्ट्रीज के मामले में। द बैंकर्स बिगेन टू एक्ट एज अ एग्जीक्यूटर एंड ट्रस्टीज। उस सिचुएशन में क्या रहा था कि बैंकर्स जो थे, ठीक है, वो क्या बनने शुरू हो गए, एग्जीक्यूटर एंड ट्रस्टीज बनने शुरू हो गए इंडस्ट्रीज के लिए, वो पैसे लगाने वाले हो गए। फिर ये भी कहता दे चेंज्ड द हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड। इन लोगों ने क्या किया, सॉरी, दे चार्ज्ड ऑन द हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। इन लोग फॉरेन ट्रेड की सिचुएशन में क्या हुआ, हाई रेट, जैसे बैंकिंग सिचुएशन की अगर मैं बात कर रहा हूँ, खासतौर से अगर हम ब्रिटिश एंड मुगल पीरियड ऑफ टाइम की बात करें तो उसमें ब्रिटिशर्स ने अपनी पॉलिसीज को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से फेवरेबल बनाया था, ना कि यहाँ के लोकल इंडस्ट्रीज के बेसिस पे। और यहाँ की चीज़ें जो पहले वर्ल्ड वाइड फेमस थी, उनको फॉरवर्ड करने के लिए इन लोगों को, जो मेकर्स थे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा एंड वो एक्साइज ड्यूटी समझ लीजिए, या फिर एडिशनल जो एक्सपोर्ट चार्जेस होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पे करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से ये लोग ज़्यादा पे नहीं कर पा रहे थे। तो इन लोगों ने क्या किया, उस प्रोडक्ट को बैंक्स या फिर इस तरह के इंस्टीट्यूशंस को बेचना शुरू कर दिया जो इस तरह की डीलिंग्स करते थे। तो ज़्यादातर इंस्टीट्यूशंस वो अंग्रेजों के ही थे। फिर यहाँ हम जब बात करते थे इमरजेंस ऑफ अ क्रेडिट ट्रांसपोर्टेशन एंड अवेलेबिलिटीज ऑफ अ लोन एनहांस द कॉमर्शलाइज एक्टिविटीज। अब क्या हुआ, एक चीज का बेनिफिट हुआ कि इमरजेंस ऑफ क्रेडिट ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि उधार में ट्रांसपोर्टेशन की जो फैसिलिटीज अवेलेबल हो गई और लोन की फैसिलिटीज अवेलेबल हो गई, तो उसने क्या किया, कॉमर्शलाइजेशन को और भी ज्यादा मोटिवेशन, यू कह लीजिए कि मूवमेंट देने का काम किया, और भी तेजी से ग्रोथ करने का काम किया। India enjoy a favorable balance of a trade where the export exceed the imports। क्या था कि इंडिया ने क्या किया, फेवरेबल बैलेंस ट्रेड को, जो एक कहते हैं संतुलित बिजनेस को करना, एक बैलेंस बिजनेस को करना, उसको इंजॉय करने का काम किया था, एक अच्छी कंडीशन को मेड फेस किया था। वेयर एक्सपोर्ट एक्सीड, जो बेचने का काम था वो ज्यादा था खरीदने के कंपेयर में, यानी इंपोर्ट्स के कंपेयर में एक्सपोर्ट इंडिया से ज्यादा था। वी आर द एक्सपोर्टर ऑफ द फिनिश्ड गुड्स एंड आफ्टर दैट गुड्स ऑफ रॉ मटेरियल। फिर कहता है इग्नियस बैंकिंग सिस्टम बेनिफिट्स द मैन्युफैक्चरर्स ट्रेड एंड द मैन्युफैक्चरर मर्चेंट विद द एडिशनल कैपिटल फंड्स फॉर द एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। तो नॉर्मली यहाँ पे साफ साफ कह रहा है कि इग्नियस बैंकिंग सिस्टम द बेनिफिटेड द मैन्युफैक्चरर। बेनिफिटेड द मैन्युफैक्चरर क्या मतलब, मैन्युफैक्चरर को बेनिफिट कैसे, उनको क्रेडिट फैसिलिटीज देके क्या करता है, उनके प्रोडक्टिविटी की कैपेसिटी को बढ़ा के उनको बेनिफिट देने का काम करता था। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज की बात करें तो लैंड ट्रांसपोर्टेशन और वाटरवे हमारे पास था, ठीक है। तो नॉर्मली अगर रोड ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, लैंड ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, तो किसी भी कंट्री की इकोनॉमी उसके वे ऑफ पाथ से ही होकर निकलती है, यानी कि रोड कनेक्टिविटी या फिर ट्रांसपोर्टेशन मीडियम के थ्रू ही निकलती है। तो रोड हैड बीन अज्यूम अ की रोल इन द एंटायर प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। सही मायने में अगर हम ग्रोथ की बात करते हैं तो जो हमारे रोड कनेक्टिविटीज होती है, रोड जो होता है वो किसी भी इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए बहुत ही एसेंशियल पॉइंट होता है। द नॉर्दर्न रोडवेज रूट हैज द स्ट्रेच्ड फ्रॉम बंगाल टू टेक्सटाइल। जो हमारी जो नॉर्दर्न रूट थी वो कहां से कहां तक फैली हुई थी, बंगाल से टैक्सला तक फैली हुई थी। Then there were also some trade routed in south
स्प्रेडिंग ईस्ट टू वेस्ट, और कुछ ऐसे भी रूट्स थे जो साउथ में थे जो ईस्ट से वेस्ट तक फैले हुए थे. ट्रेड रूट्स वर वाइड एंड द सुटेबल फॉर द स्पीड एंड द सेफ्टी. अगर देखें ट्रेड रूट जो होती है, जो रास्ते के माध्यम से देखें हम कहीं जाते हैं, किसी ट्रेडिंग को करते हैं, तो वो ज़्यादा जगह को कवर भी करती है और सूटेबल भी होता है सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू पे, क्योंकि हमेशा हम ऑन द वे होते हैं. वाटर वे की बात करें तो उसे मरीन टाइम की बात करता है, मैरीटाइम की बात करता है. तो जो हम मोस्ट ऑफ देखें तो सी साइड्स के थ्रू या सी वेज के थ्रू हम लोग जाते हैं. तो कहता है द ट्रेड वॉज अनदर इम्पॉर्टेंट वे ऑफ अ ग्लोबल ट्रेड. खासतौर से हमने अपने यहाँ जब ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमारे लिए रोड ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, लेकिन ग्लोबल लेवल पर ट्रेडिंग करने की जब बात करता है तो सी वेज जो होते हैं, मरीन ट्रांसपोर्टेशन जो होते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. द मालाबार कोस्ट ऑन विच द मुजरीज इज सिचुएटेड हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड. मालाबार कोस्ट की अगर बात करें तो उसमें एक जगह आता है जिसे मुजरीज की बात करते हैं, जो सिचुएटेड है मालाबार कोस्टल एरिया में. तो वो इंटरनेशनल ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसकी बहुत पुरानी हिस्ट्री, बहुत लंबे समय से वहाँ से लोग क्या करते हैं, डीलिंग करने का काम करते हैं. द प्रॉपर नोन ऑफ अ ब्लैक गोल्ड वॉज ट्रेडेड थ्रू दिस रूट. अगर देखें पेपर नोन एज अ ब्लैक गोल्ड पेपर, यहाँ जो बात कर रहा है ब्लैक गोल्ड की बात कर रहा है इसके थ्रू, यानी कि अगर देखें तो ब्लैक पेपर आपने सुना होगा जो आप करते हैं, उसको जो इसी रूट के थ्रू ज़्यादा भेजने का काम किया गया. एंड इट वॉज इन सर्च ऑफ अल्टरनेटिव रूट्स टू इंडिया टू फॉर द स्पाइसेस दैट लीड्स टू द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका बाय द कोलंबस. अब ये चीज़ क्या रही, जो यहाँ पे स्पाइसेस वगैरह थे, इसके सर्च में जो हमारे कोलंबस हमारे पास आ रहे थे, उनकी वजह से रूट्स को अलग तरीके से देखने की वजह से वो इंडिया में ना पहुँच के अमेरिका को फाउंड करने में कामयाब रहे, वो अमेरिका को पहुंच गया. तो ये कहीं ना कहीं हमारा एक रीज़न रहा जो हमारी अपनी जो पॉपुलैरिटी थी. फिर ट्रेडिंग कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो नॉर्मली इन नॉर्दर्न रीजन द पंजाबी एंड द मुल्तानी मर्चेंट हैंडल द बिजनेस. पंजाबी और मुल्तानी मर्चेंट जो थे नॉर्दर्न रीजन में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग को मेंटेन करते थे. वहीं वेस्टर्न इंडिया की अगर बात करें तो महाजन वॉर द मैनेजिंग द ट्रेड. महाजन जो होते थे वेस्टर्न इंडिया में, वो क्या करते थे, ट्रेडिंग्स को मेंटेन करते थे. साउथ चेटस वर इम्पॉर्टेंट ट्रेडर्स. जो साउथ में थे वो चैरिटियर्स जो थे वो डीलिंग करते थे, बिजनेस के कम्युनिकेशन को कम्युनिटीज़ को डील करने का काम करते थे. इन स्टेट ऑफ गुजरात, राजस्थान एंड भाट्स मैनेज द ट्रेड्स. देखिए फिर स्टेट गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात राजस्थान में भी से अगर देखें तो आपने मारवाड़ियों का नाम सुना है, वो इसको डील करने का काम करते थे. ठीक है, तो तमाम तरह से ऐसे हमारे पास ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ थी जो डील करने का काम करती थी. सो डियर स्टूडेंट्स, in this video that's all. You should be learn and make your notes. If you have any type of the problem, you should be consult through the Google Classroom. Thank you.